बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जिनको NRO2 लेकर दोबारा से इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने इदारों को किस तरह बुरी तरह फंसा दिया है और उस बंद गली में धकेला है जहां से पीछे कुआं और आगे खाई है, और जिस तरफ भी जो भी फैसला वो लेते हैं उनके लिए वो इनिशिएटिव लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी एक शख्स जो यहाँ पे 30, 35, 40 साल तक हुक्मरानी करता रहा ख़ानदान, और 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला वो शख्स जिसने हमेशा से इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, हमेशा से जब इक़्तिदार में रहा तो इदारों को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा, उनको जब यहाँ पर उनके केसेस आए करप्शन के, बददियानती के, ख़यानत के, उनको नाअहल करके बाहर भेजा गया। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। मैं एक वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा अनोखा लड़का है जो बार बार अपने पापा के ख़िलाफ़ बोलता है और पापा उसको आगनामा देकर घर से निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वो बूट पर ज़ुबान रखते हैं उनको दोबारा माफ़ी मिल जाती है और दोबारा इक़्तिदार उनके हवाले सौंप दिया जाता है। और इस अवाम को एक बार फिर जलील होने के लिए, ख्वार होने के लिए एक बार फिर उन्हीं चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बददियानतों, गद्दारों के हाथ में दे दिया जाता है। इस बार भी उन्होंने एक अजीब सी मंतक सुनाई है। कल नवाज शरीफ ने एक तकरीर की और उन्होंने इदारों के ऊपर खुल के चढ़ाई की, तनकीद की, और एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त उन्होंने सारे मामलात का ज़िम्मेदार करार दिया। अब यहाँ पर एक टेक्निकली सवाल उठता है कि जब इनको मुशर्रफ ने NRO दिया और जब ये दोबारा पाकिस्तान में आए, दोबारा इक़्तिदार इनको सौंपा गया, तो इन्होंने उसी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाकर उनको सज़ाए मौत तक लेके गए। ये अलग बात कि राहील शरीफ और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने इंटरफेयर करके उनको बचा लिया, बाहर भेज दिया, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल ये कोई नई कहानी नहीं है। जब भी इनको NRO2 मिलता है तो शरीफ ख़ानदान की ये शुरू से रिवायत है कि मुश्किल वक्त में पाँव पकड़ते हैं और मुश्किल वक्त गुजर जाने के बाद ये गला पकड़ते हैं। तो वही कुछ जनरल बाजवा को लास्ट टाइम वो कहते रहे, माजी में जनरल बाजवा का नाम ले लेकर तनकीद करते रहे, उनको गालियां देते रहे, मगर जैसे ही उन्होंने कहा आए हम आपको दोबारा गोदी लेते हैं, दोबारा इक़्तिदार सौंपते हैं, तो वो दोबारा से उसी छतरी के साए तले आकर बैठ गए और NRO2 लेने लगे। अभी उन्होंने कुछ शराइत रखी थी। नंबर 1, वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगाया जाए। ये मुतालबा नवाज शरीफ की तरफ से आया है। एजाज सैयद ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ ने नाम मेंशन किया आसम मुनीर का। ये आसम मुनीर कौन है, इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये जरदारी साहब को डिफेंड करने वाला है। माजी में ओमनी ग्रुप केस में जरदारी साहब को डिफेंड किया था आसम मुनीर ने, यानी इसी आर्मी चीफ ने पहले जरदारी साहब का तहफ़्फ़ुज़ किया था जो नया मुतवक्किल आर्मी चीफ है उन्होंने, और उनको इस केस से बरी करवाया था। इसमें पीपल्स पार्टी भी खुश है और नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है कि अगर वो आ गए तो जिस तरह वो आले जरदारी के नौकर हैं वो शायद हमारी भी नौकरी करते रहें। अब देखते हैं किस हद तक बात मानी जाएगी। और ये साथ इम्पोर्टेड हुकूमत, ये बैगर्स की जो टीम लाकर उन्होंने बिठाई है, उन्होंने भी ये मुतालबा कर दिया कि अगर आप नवाज शरीफ के मुताबिक आर्मी चीफ नहीं लाते तो फिर हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, फिर हम फैसला करेंगे, फिर वही आर्मी चीफ होगा जिसका नाम नवाज शरीफ सेलेक्ट करेंगे। यानी एक तरफ तो मुअन्नस फैज़ हमीद चल रहा है, जनरल फैज़ हमीद, और एक तरफ प्लस जनरल आसिम मुनीर चल रहा है। तो ये एक अजीब सी मंतिक है। इस सारी सिचुएशन के अंदर ये समझना होगा कि आखिर क्या इस मुल्क का इतनी बुरी किस्मत है कि इसमें एक अहम ओहदे की तैनाती एक भगौड़ा, मफरूर, चोर, डाकू, मुलज़िम, गद्दार बाहर से बैठ कर करेगा? क्या इस मुल्क की आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उनके इदारों के सरबराहान का फ़ैसला एक सज़ा याफ्ता मुजरिम करेगा, एक नाअहल करेगा, एक बददियानत करेगा, जिसने 30, 35, 40 साल हुकूमत की और मुसलसल कौमी ख़जाना बर्बाद किया और कौम की गैरत और हमीयत का सौदा किया? एक ऐसा शख्स अगर इदारों के सरबराहान की तैनाती करेगा तो ये शर्म का मकाम है लाने वालों के लिए, बिठाने वालों के लिए, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानी कौम पर मुसलत करने वालों के लिए भी। ये सोचने का वक्त है, उन्हें इस चीज़ सोचना होगा। उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी है इमरान खान की नहली की, कि इमरान खान को आप नहल करवा दें। तो ये मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। अगर वो सिकंदर सुल्तान जो
الیکشن کمیشن کے چیف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کہنے پر عمران خان بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن پر میں نے لگایا تھا. ان کو اگر وہ حکم دیتے ہیں, کال کرتے ہیں, تو وہ عمران خان کو نائل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ حکم دے گی. بہرحال اب کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو بال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ سے بھی نکل چکی ہے. اب کس طرف چلی گئی ہے؟ عوام میں چلی گئی ہے. اس بار عوام بالکل نہیں مان رہی. پہلے جس کو لاتے تھے بٹھاتے تھے عوام بھی ایکسیپٹ کر لیتی تھی, ان پہ اعتماد کرتی تھی, لیکن اس بار قوم بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس بار قوم یہ خواہش رکھتی ہے کہ آرمی چیف جو ہو وہ ہماری مرضی کا ہو. اب دیکھتے ہیں قوم کی ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے یا انہی انوکھے لاڈلوں کی ایک بار پھر NRO2 کی تکمیل میں اس ملک کو دوبارہ سے انہی سیاسی جھونکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ریڈ زون کو سیل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بلکہ تقریباً سیل ہو چکا ہے. پورا نقشہ بدل گیا اسلام آباد کا. اسلام آباد کی شہری بھی بہت پریشان ہے, اور یہ شاید ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ دینا چاہ رہے ہوں گے, اس لیے یہ ان کو علاقے کو سیکیور کیا جا رہا ہے تاکہ عوام اس طرف رخ نہ کرے. لیکن یاد رکھیں اس بار یہ قوم نہیں مانے گی, یہ ینگ جنریشن نہیں مانے گی. اس بار آپ کو عوام کی ماننی پڑے گی, اور جو مٹھی میں آپ نے پورے ملک کو 70 سال سے بند کر کے رکھا ہوا ہے اس مٹھی کو کھول دیجئے, ورنہ عوام کھولنے کے بالکل موڈ میں ہے اور وہ اس بار اس سے باز نہیں آئیں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.